नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी मॉडल पेपर 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि ईएमआरएस के अलावा केवीएस, एनबीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। और जो हम वर्णनात्मक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, अब वो आप सभी यूपीएलटी और जीआईसी के दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी मुख्य परीक्षा के पैटर्न को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और इसके पहले मॉडल पेपर 1 के बारे में भी चर्चा की थी, उसको आप जरूर देखें। तो चलते हैं हम महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ते हुए। इस समय 3 घंटे का रहेगा, कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे। अगर ईएमआरएस की बात करें तो 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, 15 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। अगर केवीएस एनवीएस की बात करें तो 60 प्रश्न एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे और 10 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस प्रश्नों की संख्या में इधर उधर है, बाकी चीजें वही है। जहां ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी में एमसीक्यू के अंतर्गत 1/3 नंबर माइनस मार्किंग होगा, वहीं केवीएस एनबीएस में 0.25 नंबर का। ठीक है, तो यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। शुरुआत के भाग 1 के अंतर्गत हम एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? नगेंद्र रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प में नाम दिए गए हैं। सही जवाब है इसका। आपने अच्छे से तैयारी की होगी, पीवाईक्यू जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जब तैयारी आप कर रहे हैं तो एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण, वीर। आप इतना बार पढ़ चुके होंगे इसको कि केवल ऑप्शन में सही रंगने की जरूरत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, वीर रस, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था। आप एक और आलोचक का नाम सुने होंगे जिन्होंने इसको वीर काल कहा। आप सभी के लिए होमवर्क है कि वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन वीर काल किसने कहा है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्रसूरी को, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? तो अभी हमने उस विद्वान की चर्चा भी की। सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। हर एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, तो उसी में से एक प्रश्न ये भी है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। कई बार तो यह सवाल पूछा जाता है कि ये कौन से पृथ्वीराज चौहान? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बहुत ही आसान। अब जैसे कठिन में होगा कि पृथ्वीराज रासो को केंद्रित करके कठिन विकल्प बनाए जाएं, आने वाले समय में हम वैसा भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अभी हमारी कोशिश क्या है कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने स्टार्ट को खोज रहे हैं, मानो जैसे कभी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती है। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहां से करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम बता रहे हैं इसी बिंदु से आपको स्टार्ट करना है। आप अपना सिलेबस अपने पास रखिए और 2 से 3 बार उसको पढ़िए, चिंतन मनन करिए, फिर इसके बाद आपकी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। हमारे घर एक पहले डीजल हुआ करता था, तो हम लोग शुरू में खुलता नहीं था ठंडे के समय में, तो हम लोग उसको चला चला के गरमाते थे पूरा। फिर हमारे पापा आते थे तो जल्दी से झटके से उसको खोल देते थे। तो स्टार्टिंग में भी कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत शानदार तरीके से स्टार्टिंग करें। आपकी जो स्टार्टिंग है अगर धीमी हो, मजबूत हो, तो ये मानकर चलिए
ये आपकी नींव मजबूत हो रही है, आप आगे भी अच्छा करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? आपको हमने समय दिया था और इतना समय दे दिया था कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि आप आगे बढ़िए। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद बरदाई। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? जगनिक जो कवि रहे हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया खुमान रासो, मृगावती, आल्हा खंड, पद्मावती, समय। तो जगनिक की रचना का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आल्हा खंड। कई जगहों पर आप देखेंगे कि आल्हा खंड लिखा हुआ है, ठीक है, और कई जगहों पर आल खंड भी कहा जाता है इसको, ठीक। और एक नाम इसका ये भी है, परमाल रासो, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना आपको, किस मौसम में इसको सबसे पहले गाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की समय सीमा यहाँ पर प्रश्न के तौर पर है, और ऐसा लग रहा है कि प्रश्न एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित संवत में पूछा गया है। नए जो विद्यार्थी होंगे उनकी जानकारी के लिए, संवत में से अगर 57 आप घटा देंगे तो आपको ईस्वी का पता चल जाएगा। तो भक्ति काल की जो भी समय सीमा इसमें दी गई है, कोई विकल्प सही नहीं है, बल्कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है, संवत 1375 से संवत 1700 विक्रम, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें मिल रहा है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के जितने भी कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में वो चीजें छप गई होंगी, फिर भी हम ऑप्शन को पढ़ देते हैं। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है? संत कवि कहा जाता है, और इनके काव्य को संत काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? बहुत ही बेसिक सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि एग्जाम में कोई भी सवाल आए, और वो छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके नंबर सेम टू सेम होते हैं। गलत होंगे तो भी माइनस उतना ही कटेंगे, और सही होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, रासक काव्य धारा। तो जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा। पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन दिया गया अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। सही जवाब है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर, तो जायसी की कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है वो पद्मावत। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदुअन वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये जो कथन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुअन वारिये, किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको दिमाग में रखिए आप। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। आमतौर पर आप देखते हैं कि बहुत संगीतकार हुए, कवि हुए, जो अपने अपने स्थान को ही अपना टाइटल बना लिया, ठीक है। तो उसी में से मलिक मोहम्मद जायसी। जायस नगर है अमेठी के आसपास में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर गुलाब राय ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। एक सवाल और घुमाकर पूछा जाता है कि श्रृंगार काल कहने का सुझाव किसने दिया था? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम,
बिहारी देव। तो रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जिसने बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखे, एक ही ग्रंथ लिखा और उसके माध्यम से साहित्य जगत में अमर हो गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, कवि बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केशवदास को कहा जाता है। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो भूषण बिनु न बिराजई, सही जवाब है ऑप्शन सी, केशवदास का ये कथन है और जिसके वजह से इनको हम अलंकारवादी आचार्य के रूप में जानते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत आसान प्रश्नों से की है ताकि जो बीच में आप सभी प्री की तैयारी कर रहे थे और थोड़ा सा अपने विषय से कटे हुए थे, आप धीरे धीरे उससे अपने को लिंक करें और एक शानदार तैयारी करें, ऐसी उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं और भारतेंदु युगीन निबंधकारों की खास विशेषता रही है कि वो कोई न कोई पत्र निकाला करते थे। तो इस युग के सभी पत्रों को आप जरूर कंफर्म करके रखिए कि हिंदी प्रदीप किसका है, ब्राह्मण किसका है, कवि वचन सुधा किसका है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी या फिर नागरी नीरद, आनंद कादम्बिनी, मैंने सबका लगभग नाम ले लिया है। आप क्लियर करके जाइए, हर एग्जाम में ये सब घूम फिर कर आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा हुआ है? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीच में हमारे एक मित्र ने हमसे फोन करके पूछा कि द्विवेदी युग हम लोग पढ़ते तो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? किसी आलोचक ने तो किया होगा। तो हमने अनुमानतः बताया कि नगेंद्र ने किया है। लेकिन अगर आप सभी को इसका और एग्जैक्ट आंसर मालूम हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग भी शोधार्थी लेवल के विद्यार्थी हैं। अगर कहीं पढ़े हो तो जरूर इसको आप कमेंट करेंगे। चूंकि मित्र ने द्विवेदी युगीन हिंदी कविताओं में ऐतिहासिक चेतना पर वो शोध कार्य कर रहे हैं। अचानक उनके दिमाग में आया एक दिन कि द्विवेदी युग नाम किसने दिया होगा। ठीक है, जैसे नवजागरण कोई दे दिया, कोई कुछ नाम दिया है, तो द्विवेदी युग किसने दिया? भारतेंदु युग। क्योंकि इस युग पर रामविलास शर्मा ने भी किताबें लिखी हुई हैं, भारतेंदु द्विवेदी पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने भी तर्क वितर्क किया, लेकिन स्पष्टता अभी मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्रयास में मिलेगा तो खुद मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? बिहारी, मतीराम, दुलारेलाल भार्गव, वियोगी हरि। तो किस कवि की सतसई पर? जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी सतसई काफी फेमस रही है, लेकिन मंगला प्रसाद पारितोषिक किसके सतसई पर दिया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वियोगी हरि। इन्होंने भी सतसई लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? ऑप्शन दिया गया मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। पूरा विकल्प में एक ही टाइप के लोगों का नाम दिया गया। यहाँ पर छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। और आप जानते हैं कि एक पत्रिका थी, श्री शारदा पत्रिका। ठीक है, इसमें सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका जिसका प्रारंभिक प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ, चिंतामणि घोष इसके प्रथम संस्थापक संपादक के तौर पर थे। बाद में श्याम सुंदर दास आए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया, काम किया। ठीक है, और श्री नारायण चतुर्वेदी भी इसमें शामिल रहे। यानी कि
जो नहीं रहे हैं उसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी इन तीनों का भी नाम आप आगे ध्यान रखिए। श्री नारायण चतुर्वेदी से भी एक सवाल आता है, व्याकरण से संबंधित सवाल काफी पूछा जाता है। आज जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे अब वो हमारे संकेत को पकड़ लिए होंगे। आगे के किसी प्रश्न में इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? राधिका रमन सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, इनमें से कोई नहीं। त्रिलोचन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिशील काव्य धारा के कवि रहे हैं त्रिलोचन। और इनका पूरा नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वासुदेव सिंह। कई बार कवियों के पूरा नाम या वास्तविक नाम से भी सवाल आता है, जैसे नागार्जुन का क्या वास्तविक नाम था, इससे भी सवाल आता है, खूब आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो अभी हाल फिलहाल में यूपीएलटी 2025 के एग्जाम में इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आया हुआ था। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है। ऑप्शन दिया गया है रमेश कुंतलमेघ, विजय देवनारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। तो इसके प्रयोक्ता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। आप एक चीज देखिए कि ज्ञान कैसा हो? संवेदनात्मक हो, और जो संवेदना कैसी हो? वो ज्ञानात्मक हो। एक दूसरे आप देख रहे हैं कि विशेषण के तौर पर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ये थ्योरी ही दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। जीवन काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक नाम दिया हुआ था, गद्य काल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। तो किसकी नाट्य कृति है ये? सही जवाब है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। इनकी एक रचना है आगरा बाजार, ठीक है, ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। शब्दिता निबंध के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह के निबंधकार, सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? ध्यान में रखना है कि जो निराला की साहित्य साधना है एक तरीके से जीवनी विधा में है, ठीक है। रामविलास शर्मा ने इसको लिखा हुआ है, 3 खंडों में इसका विभाजन, ठीक। तो निराला की साहित्य साधना। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमिचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये वही रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। और उसमें भी आप देखेंगे काव्य भाषा पक्ष को इन्होंने काफी जोर दिया है, उस पर विचार किया है। जब भी संवेदना की बात आए या फिर भाषा को लेकर चर्चा परिचर्चा हो और कथन आपको न समझ में आए, तो एक चांस अगर विकल्प में रामस्वरूप चतुर्वेदी दिया है तो आप जरूर उसको ट्राई करें। अगला सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा बाया, बाईपास। तो जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, खंजन नयन, जो कि सूरदास के जीवन पर आधारित है, अमृतलाल नागर का उपन्यास। इसी तरीके से आप लोगों ने मानस का हंस भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अमृतलाल नागर ने तुलसी और सूरदास पर, दोनों पर एक तरीके से जीवनी परक उपन्यास लिखा है। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। तो कसाई बाड़ा के कहानीकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवमूर्ति। एकदम समकालीन कहानीकार के तौर पर हैं, तो अच्छे कहानीकारों में है, जरूर आप इनको पढ़ सकते हैं समय मिलेगा तो, या फिर रिसर्च इत्यादि करना चाहते हैं तो ऑप्शन में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंदूर की होली, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है।
आप देखेंगे एक लाल करके भी नाटककार है, ठीक है, बहुत इन्होंने नाटक लिखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, ये नाटक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, ठीक है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करतार सिंह, लाना सिंह, परमिंदर सिंह। तो उसने कहा था, कहानी जो कि आप जानते हैं 1915 में सरस्वती रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है, ठीक है, और किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, फ्लैशबैक, सारी चीजें आपके दिमाग में एक तरीके से कौधना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जितना भी आपने अध्ययन किया है, राजेंद्र यादव ने इसको पहली आधुनिक कहानी भी कहा है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि मैं इसलिए क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को ऐसे बता देता हूं या फिर आपसे संकेतों के माध्यम से पूछता हूं कि हमारा जो अनुभव रहा है कि एक बार जो आप किसी के वाणी से सुनते हैं तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। मुझे याद है कि एक विद्यार्थी ने फोन किया था एक दिन, कहा कि सर ए लड़की, प्रश्न आया था कि किसकी रचना है, तो मेरा सही हो गया, मतलब उनका सही हो गया था कि ये कृष्णा सोबती का है। और उन्होंने घटना बताई कि कोई प्रोफेसर थे, वो क्लास की लड़कियों को बोला करते थे ए लड़की, तो लड़की सतर्क हो जाती थी, तो वो बोलते थे कि ये एक रचना का भी नाम है। तो ये देखिए, ये जो घटनाक्रम इनके एग्जाम में, और उन्होंने कहा कि ये बात वो 2014 के आसपास में सुने थे और काम में कब आ गया, 2025 में। तो कोई भी तथ्य कब काम में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो हमारा काम है, चूंकि आप लोग जुड़े हुए हैं, समय देकर आप यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो चीजों को आपको जानना चाहिए। लाना सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। जो करुणालय है किस टाइप का नाटक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गीति नाट्य। निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी काशी, गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग बैतरणी। तो काशी यानी वाराणसी से किसका संबंध नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अलग अलग बैतरणी। आइए, इसका संबंध कहां से है? गाजीपुर से है, और इसके जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिले से इसका संबंध है, तो इस रचना को और अच्छे से हम याद कर सकते हैं। और तमाम है, जैसे आपने आधा गांव उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसका भी संबंध गाजीपुर से। तो गाजीपुर, काशी, ये सब पड़ोसी ही हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसे, सही जवाब है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हशमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस वन चंदन वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कौन सा इसमें ग्रंथ है या संस्मरण कृति है, आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, हम हशमत, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। बाकी आप आगे के लिए ध्यान में रख सकते हैं, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, ये राम कमल राय नाम के साहित्यकार रहे, जिन्होंने अज्ञेय की जीवनी पर काम किया है। अज्ञेय की जीवनी पर काम किया है, शिखर से सागर तक। सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री एक साहित्यकार रहे, विष्णुकांत शास्त्री, और साथ में ये उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल भी थे, ठीक है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां नाम से रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। तो सही जवाब मैंने बता दिया था, ऑप्शन ए। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है रांगे राघव, हरीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यहां पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, शमशेर बहादुर सिंह। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यूजीसी नेट के जो भी विद्यार्थी यूपीएलटी या फिर एमआरएस केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत सारे पाठ्यक्रम आसान लगने लगे होंगे, और इसमें तो उन्होंने चैप्टर भी याद कर लिया होगा कि कितने चैप्टर हैं, क्या क्या नाम है। तो यूजीसी नेट की तैयारी जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य से आगे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए आपको।
अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, डायरी। तो अरे यायावर रहेगा याद क्या है? यात्रा वृत्त है और ये अज्ञे द्वारा लिखित है। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और इसी तरीके से अन्य नाम भी इसमें दिए गए हैं अलग अलग क्रम पर। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था, रस निष्पत्ति को लेकर अपने विचार दिए थे, आगे चलकर उसकी व्याख्या की गई। इसके द्वारा पहले भट्टलोलट ने किया, फिर शंकुक ने किया, फिर भट्टनायक ने किया, फिर अभिनव गुप्त ने किया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो भाग 1 के अंतर्गत हमने 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। अब हम बात करते हैं भाग 2 के अंतर्गत कि अगर लिखित परीक्षा लिखित यानी वर्णनात्मक आपको तैयारी करनी हो तो कैसे प्रश्नों को बार बार अभ्यास के माध्यम से लिखना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, आदिकाल का सीमा निर्धारण करते हुए उसके नामकरण के आधारों की चर्चा कीजिए। रासो काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं बताइए। भक्ति युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। कबीर की भाषा के विविध रूपों का विश्लेषण कीजिए। पद्मावत में उद्घाटित लोक परंपरा और लोक जीवन को रेखांकित कीजिए। तुलसीदास के काव्य में वर्णित समाज का परिचय दीजिए। रीतिकालीन कविता के विकास के आधारों का विश्लेषण कीजिए। श्रृंगार के कवि के रूप में हिंदी काव्य में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है। भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प का विवेचन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। महादेवी की प्रतीक योजना पर प्रकाश डालिए। पंत की कविता में प्रकृति और नारी सौंदर्य को किस रूप में चित्रित किया गया है स्पष्ट कीजिए। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के विकास पर एक निबंध लिखिए। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए, या फिर इसमें आप अंतर भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुल 15 प्रश्न थे। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ये मॉडल पेपर है, आपको एक दृष्टि देने के लिए यहाँ पर हमने प्रश्नों को रखा है। इसमें से लगभग सभी प्रश्नों के बारे में आपके दिमाग में कुछ न कुछ तथ्य होंगे, बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो वो अभ्यास के माध्यम से ही होगा, जिसको लेकर हमने हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आपसे चर्चा कर रहा हूं मैं, और लगभग 60 प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है और पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। तो अभी तक आप उस सीरीज से न जुड़े हो तो निश्चित तौर पर जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज पड़ी हुई हैं, और किसी भी बिना भटकाव के इधर उधर आप उन प्लेलिस्ट को अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और आराम से इसको पढ़ते रहिए। ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे पुराने हो गए होंगे तो मेरा कोई ऐप नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं चलता है, पेड कोर्स भी कुछ नहीं चलता है। जो कुछ है ये आप सभी के स्नेह के वजह से यूट्यूब चैनल ही है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे 2 गुना मेहनत हम करेंगे। बस आप लोग निश्चिंत तरीके से तैयारी कीजिए। तो उम्मीद है कि सारी चीजें, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।